नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपकी अपनी पाठशाला पर। मैं हूं अंकित अवस्थी, आप हैं मेरे साथ में। आज एक बेहतरीन टाइटल पर आगे फिर से चर्चा को बढ़ाने के लिए। टाइटल का नाम है संविधान सभा। सेशन की शुरुआत करते हैं। अपने सभी साथी जो मेरे साथ में उपस्थित हैं, प्रभाकर, नरेंद्र, लक्ष्मी, हरीश, रामिन, रोहित, निशांत, लक्ष्मी, आदित्य, सुनील, निशा, विमल, पूनम, सभी साथियों को वेरी गुड इवनिंग। होपफुली सभी लोग स्वस्थ, मस्त, तंदुरुस्त, दुरुस्त होंगे। आज के सेशन में आगे बढ़ने के लिए भी तैयार होंगे। चलिए, तो शुरुआत में जैसा कि आप सभी को बताया गया था कि चैप्टर के अंदर सबसे पहले हमने इंट्रो दिया, आपको बताया क्या क्या होगा, कैसे होगा। उसके बाद में आज का टाइटल है संविधान सभा। हम जानेंगे कि संविधान सभा ने किस प्रकार से भारत के आज के संविधान को बनाया था और आज का संविधान किस प्रकार से आज के स्वरूप में आपके पास पहुंचा था। आज से पहले के तमाम सेशन में जिनमें भी हमने अभी तक आपसे जिक्र किया है, इंडियन पॉलिटी का एक बेसिक अनुभव आप लोगों को देने का प्रयास किया, राज व्यवस्था क्या होती है ये समझाने का प्रयास किया। आज उसी क्रम को हम आगे बढ़ाते हुए आपको लेकर चल रहे हैं। सबसे पहली बात पृष्ठभूमि की हो जाए कि संविधान बनाने से पहले संविधान को समझा जाए। आपको याद होगा हमने संविधान की परिभाषा आपके सामने रखी, राज्य की परिभाषा आपके सामने रखी, राज्य क्या है, किस प्रकार से गवर्न होता है, ये सब बातें आपके सामने रखी और बुनियादी रूप से आपका पॉलिटी में इंटरेस्ट जगाने का प्रयास किया। इसी क्रम में जब हम आगे बढ़ते हैं तो आज के सेशन की तरफ बढ़ते हैं कि आफ्टर ऑल इस बात की आवश्यकता क्या थी कि हम अपना संविधान बनाएं। संविधान बनाने के लिए संविधान सभा हो, इस बात की आवश्यकता क्या थी? क्या ऐसा नहीं था क्या कि देश आजादी के बाद भी जिस प्रकार पहले कभी उपनिषद, गीता, वेद इनके आधार पर चला करता था, क्या ये उनके आधार पर पुनः नहीं चल सकता था? या फिर मौर्य काल में जिस प्रकार से अर्थशास्त्र के अनुसार देश चला करता था, क्या ये वापस से वैसे ही नहीं चला सकते थे? ये सारे सवाल जवाब होने लगे और परिणाम यह निकल कर आया कि देश में जैसे जैसे बाहरी इन्वेजन हुए, देश के अंदर जैसे जैसे बाहर से लोग आकर के लिए नई नई सभ्यताओं का भारत में आगमन हुआ, नए नए मतों का, नए नए पंथों का, नए नए धर्मों का भारत में उदय हुआ अथवा उन्होंने स्थान लिया, तो उसके बाद यह समझ में आने लगा कि भारत एक विविधताओं में एकता लिए हुए देश बन रहा है। और जब देश में इतनी सारी विविधताएं हो चुकी हैं, क्योंकि भारत के अंदर देश को अगर हम एंशियंट, मिडाइवल और मॉडर्न में बांटें, तो मिडाइवल के समय पर जितने भी विदेशी आक्रांता आए, उन विदेशी आक्रांताओं के बाद मॉडर्न काल में जिस प्रकार से अंग्रेज आए, फ्रांसीसी आए, डच आए, और या फिर जितने भी उस समय के तत्कालीन रूप से पैदा हुए पंथ थे या वो पुराने धर्म थे जिनके मतावलंबियों की संख्या बढ़ चुकी थी, वो सभी देश में सकुशल रह रहे थे। ऐसी स्थिति में भारत के सभी के हितों का ख्याल रखने के लिए आवश्यकता पड़ी एक ऐसे विधान के बनाने की जो सबके लिए इक्वली गवर्निंग हो, यानी जो सबके हितों का ख्याल रखता हो और देश में एक अच्छा माहौल बनाकर आगे बढ़ता हो। इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए देश में संविधान की मांग होने लगी। बात की जाए 1895 की, यानी कि हम अगर इस बात को डॉक्यूमेंटेड करना शुरू करें कि सबसे पहले संविधान की मांग कब हुई, तो खोजने निकलते हैं तो पता चलता है कि 1895 में द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया बिल बाल गंगाधर तिलक द्वारा तैयार किया गया था। यानी द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया बिल के माध्यम से भारतीयों के लिए शासन करने का, भारतीयों का विधान क्या हो, यह तय किया गया था। उदाहरण के लिए भारत में जो अंग्रेज शासन करते थे, वो अंग्रेज अपने शासन में जिन पॉइंट्स को साझा करते थे, वो लोग कहीं ना कहीं वेस्टमिंस्टर में बैठकर बने होते थे। यानी उनमें भारतीयों का प्रभाव या भारतीयों का मत मिस रहता था। आपको जब आधुनिक भारत का इतिहास पढ़ाया जाएगा, आपके जो सर पढ़ा रहे थे आधुनिक भारत का इतिहास, मॉडर्न हिस्ट्री, दीपक सर, उन्होंने अपने लेक्चर प्रिपेयर करने ऑलमोस्ट शुरू कर दिए हैं। उनका इंग्लिश ट्रांसलेशन अब अपनी उस स्थिति में है कि वो आपको इंग्लिश माध्यम के साथ साथ हिंदी के कंटेंट को डिलीवर कर पाएंगे। संभवतया एक दो दिन के अंदर आपकी आधुनिक भारत का इतिहास यानी मॉडर्न हिस्ट्री पुनः शुरू हो जाएगी, जो हमने शुरुआत में शुरू की थी। सर को थोड़ी असुविधा इंग्लिश के लिए हुई थी, तो हमने उन्हें समय दिया और कहा कि आप अपना अंग्रेजी तैयार करिए एक बार उसके अंदर और पुनः प्रकट होइए। तो सर ने मेहनत की है, निश्चित ही एक दो दिन में आपके सामने पुनः हाजिर होंगे। और जो टाइटल उन्होंने पहले पढ़ा दी, उन्होंने कहा है कि सर मैं उन्हें वापस से एक बार अंग्रेजी टर्मिनोलॉजी के साथ भी डिस्कस करूंगा, तो वो आपके लिए निरंतर प्रयास में है।
एक और सूचना मैं आपसे साझा करना चाहूंगा कि क्योंकि परीक्षाओं की तिथि कभी भी आ सकती है, ऐसे स्थिति में हम लोग आपके लिए राजस्थान की इकोनॉमी वाला जो पोर्शन है वो भी जल्दी ही शुरू कर रहे हैं। संभवतया इस वीकेंड पर आपको उसकी क्लासेस भी मिलना शुरू हो जाएंगी और बहुत ही मतलब जबरदस्त विद्वान प्राणी जिन्होंने राजस्थान की आर्थिक समीक्षा में खुद अपना योगदान दिया हो, वो व्यक्ति हम आपके सामने हाजिर करेंगे। निश्चित ही आप लोगों को उनसे उस विषय पर जानकारी प्राप्त करके एक उच्च लेवल की ज्ञान की प्राप्ति होगी और निश्चित ही परीक्षाओं में आप जबरदस्त परफॉर्म करेंगे, क्योंकि राजस्थान प्रशासनिक सेवाओं का जो प्रीलिम्स का एग्जामिनेशन है या मेंस का जो एग्जामिनेशन है उसमें राजस्थान की आर्थिक समीक्षा जिसे इकोनॉमिक रिव्यू या आम भाषा में आप इकोनॉमिक सर्वे के नाम से जानते हैं, उससे लगभग 15 से 20 सवाल सीधे आते हैं। ऐसी स्थिति में आपको उसकी समझ विकसित हो, प्रॉपर तरीके से आप उसे पढ़ पाएं और डिलीवर कर पाएं, ये सारा काम करने के लिए जिन्होंने आर्थिक समीक्षा को लिखा है या जिनका योगदान है आर्थिक समीक्षा की लेखनी में, डेटा कलेक्शन में, सरकार के साथ हमने प्रयास किया है कि उन लोगों को आपके साथ जोड़े और उनको हाजिर करें। तो संभवतया आप लोगों का काम बहुत अच्छे से हो जाएगा, ऐसा हमारा प्रयास है। ठीक है, अच्छा आगे बढ़ते हैं। तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया बिल के बारे में बताया। मैं बालकों आपसे निवेदन करना चाहूंगा, कुछ बच्चे लगातार लिख रहे हैं कि सर हैंड रिटन नोट्स के बारे में बता दीजिए। बेटा हैंड रिटन नोट्स जो भी बालक लेना चाहें उनके लिए हमने ओपन कर दिए। परसों आपके हैंड रिटन नोट्स का ऑर्डर ऑफ कर दिया जाएगा। उसके बाद अगर आपको फिर मैं बार बार जब क्लास में कभी ये बोलूंगा कि देखिए ये हमारे नोट्स में लिखा हुआ है, उस समय आपको बुरा फील नहीं होना चाहिए। आपके हिंदी वाले सर, आपके इंग्लिश वाले सर, आपके मैथ्स वाले सर, आपके साइंस वाले सर जब आपको ये फ्यूचर में बोले कि बेटा हमारे नोट्स में ये लिखा हुआ है, उस समय आपको परेशान नहीं होना है, क्योंकि उन सब ने जो भविष्य में पढ़ाया जाना है वो पहले ही मुझे दे दिया है और मैंने वो आप लोगों के लिए जेरोक्स करा करके बुकलेट फॉर्म में बनवा लिया है। कहने का मतलब है आपके पास परसों तक का समय है अपना ऑर्डर प्लेस करने के लिए। अपने ही एप्लीकेशन में हमने ऑप्शन दिया है, आप वहां जाकर प्लेस कर सकते हैं। ठीक है ना, बाद में फिर मत कहिएगा, क्योंकि 28 तारीख के बाद हम नोट्स की कीमत 5999 करने जा रहे हैं। हम पहले ही सूचित कर दें, आप नटराज कोर्स के विद्यार्थी हैं, अपना कूपन कोड आप यदि नटराज अप्लाई करेंगे तो आपको वो 4000 में मिल जाएगा। ठीक है, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया बिल से आगे बढ़ते हैं। 1915 में भारत के कानून का प्रारूप गोखले का राष्ट्रीय फसियतनामा तैयार किया गया, किंतु लागू नहीं हुआ। यह क्या था? द ड्राफ्ट ऑफ इंडियाज लॉ, नेशनल टेस्टामेंट ऑफ गोखले। अब ध्यान से देखिए, भारत के आधुनिक भारत का जब इतिहास हम जानेंगे ना, तो हम ये जानेंगे कि भारत अंग्रेजों के साथ रहते रहते आजादी तक पहुंचा कैसे, कैसे हमारी मांग पर रिएक्शन हुआ। तो जो आज जो हम चैप्टर पढ़ा रहे हैं ना, असल में ये चैप्टर पूरी तरह हिस्ट्री का चैप्टर है। मजबूरी क्या है, मुझे संविधान सभा तक आपको लेके जाना है, तो आपको कुछ ब्रीफ में मुझे इंट्रोडक्शन देने हैं। मतलब ये जो गोखले वाली लाइन 1915 की है, जब आधुनिक भारत का इतिहास पढ़ाया जाएगा, मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ाई जाएगी, तो संभवतः टीचर इस बारे में एक दिन पूरा लेक्चर देंगे। 1 घंटे का पूरा सेशन केवल इस लाइन पर जाएगा। मेरी मजबूरी है कि मैं आपको केवल फैक्ट बताऊं और आगे बढ़ जाऊं। ठीक है, बात करें 1916 की, तो 1916 में होम रूल लीग आंदोलन, होम रूल जो कि गोखले, उसके साथ साथ एनी बेसेंट, इन सब के द्वारा चलाया जा रहा था, तो उसके तहत भी घरेलू संचालन की मांग उठी, यानी कि देश के अंदर होम रूल की मांग उठी कि हम अपना शासन करना चाहते हैं। हम क्या जानने की कोशिश कर रहे हैं? अगर कोई हमसे पूछे कि बताइए, अगर क्वेश्चन आ जाए राजस्थान मेंस में लिखा हुआ कि संविधान सभा की पटकथा तो देश की आजादी से बहुत पहले लिखी जा चुकी थी, इस लाइन का विश्लेषण करें। राजस्थान का जो अपना मेंस का एग्जामिनेशन है ना, उसमें विश्लेषण करें, व्याख्या करें, आपको क्या लगता है अपना अनुभव साझा करें, इस प्रकार की बातें लिखी आती हैं। अब मान लीजिए आपको क्वेश्चन दे दिया गया कि राजस्थान के या सॉरी भारत के संविधान की पटकथा बहुत पहले लिखी जा चुकी थी, अपने विचार व्यक्त करें, अपना विश्लेषण प्रस्तुत करें। अब हमारे दिमाग में समझ में ही नहीं आ रहा है कहां से शुरू करना है, कहां से शुरू करना है, तो यहां से शुरू करना है जो मैंने बताया कि भारत का संविधान कब से चर्चा में चल रहा है, लेके उपनिषद वेदों से लेकर के फिर चाहे समय दर समय आप उतरते आइए, चाहे 1915 आइए, 1916 आइए, क्रिप्स मिशन आइए, कैबिनेट मिशन, जहां जहां आप जाओगे आपको, देखिए ऐसे समझिए, दुनिया में जब भी कोई घटना घटित हुई है ना,
तो वो एक दिन में नहीं हुई है। मतलब ऐसे समझिए कि अगर कहीं आग लगी है तो वो आग पहले कभी चिंगारी थी, वो चिंगारी आग में तब्दील हुई है। जैसे हम 1857 की क्रांति जब पढ़ेंगे तो आप जानेंगे कि एक दिन में 1857 की क्रांति नहीं होगी थी, उसके पीछे के बहुत सारे कारण थे, तब जाकर 1857 की क्रांति विजिबल हुई थी। एग्जैक्टली ऐसे ही देश की संविधान सभा का गठन, हमें भले ही दिखता हो कि भाई साहब कैबिनेट वालों ने कहा तुरंत बैठ गया काम हो गया, नहीं, इसकी मांग तो न जाने कब से उठ रही थी। उदाहरण के लिए 1895, 1915, 1916 चले जा रही है। 1922 में महात्मा गांधी ने अपने एक इंटरव्यू के माध्यम से संविधान और संविधान सभा के निर्माण की मांग रखी थी। मतलब आप देखिए कि अगर आपको आंसर प्रिपेयर करना हो तो आपको ये क्रोनोलॉजी एज इट इज याद करनी होगी। 1895, 1800, 1915, 1916, 1922। और आप जब आज मेरी क्लास खत्म कर लें तो अपने छोटे छोटे बुलेट पॉइंट्स में इन डेट को याद करके जाना। कल जब दोबारा क्लास में आओ तो एक बार छोटा सा ब्रीफ रिवीजन करके आना, ठीक है। 1924 में मोतीलाल नेहरू ने केंद्रीय विधानमंडल में प्रस्ताव रखा कि भारतीयों के लिए कानून बनाने में भारतीयों का प्रतिनिधि मंडल शामिल हो। देखिए उस समय का जो भारत था उसमें जिस तरह का विकास कालक्रम चल रहा था, अंग्रेज हमें धीरे धीरे स्वाधीनता देने की तरफ बढ़ना शुरू कर दिए थे। 1909 की अगर बात हो, 1919 की अगर बात हो, मार्ले मिंटो हो या मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड हो या 1927 हो, इन सब में अंग्रेज धीरे धीरे हमको सत्ता में भागीदार बनाते जा रहे थे, लेकिन उतनी गति से हमें सत्ता की भागीदारी नहीं दी जा रही थी जिस इंटेंसिटी से हम ड्राइव कर रहे थे। यानी जिस समय हमें लगता था कि हमें आजादी मिल जानी चाहिए, अंग्रेजों के कान में जू तक नहीं रेंगती थी। इसलिए भारतीयों की जो मांगे थी ना उस दौर की, मतलब आधुनिक भारत का इतिहास पढ़ने के बाद जब आपका वो कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद ये वाला जो चैप्टर है मैं एक बार उन्हीं टीचर से वापस आपको पढ़वाऊंगा, क्योंकि ये चीजें वो रिलेट करवाएंगे आपको। मेरी मजबूरी क्या है, मुझे ना यहां जाना है। कहां जाना है? मुझे आपके साथ में इस जगह पहुंचना है। इस जगह पहुंचना है तो पहले के जो 5 पेज हैं वो भूमिका वाले हैं। वो भूमिका वाले चैप्टर हैं तो हिस्ट्री वालों के हिस्से में, लेकिन पॉलिटी वालों को इसलिए कराने पड़ते हैं ताकि बच्चे को यह ना लगे कि अचानक कहां से आ गई संविधान सभा। तो जो अचानक लगने वाली चीज है उसे मैं आपको फैक्ट में बता रहा हूं, क्योंकि आपके सिलेबस में मेंशन्ड है ये पॉलिटी में। सिलेबस कैसे लिखा गया है, अगर आप सिलेबस देखें तो अपने सिलेबस में कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली संविधान सभा सिलेबस का हिस्सा है। अब संविधान सभा लिख करके वो तो हाथ पहुंच लिए, लेकिन वह सही मायने में संविधान सभा आधुनिक भारत का इतिहास है। तो आधुनिक भारत के इतिहास को मैं आपको समझाऊं, उसके लिए मेरे लिए क्या जरूरी है कि मैं आपको आधुनिक भारत का इतिहास खत्म करवा दिया जाए, उसके बाद एक बार ये चैप्टर दोबारा दोहराया जाएगा, ठीक है। आप तब तक फैक्ट के साथ इसे याद रखें। अच्छा, 1924 में मोतीलाल नेहरू, ये कौन है? पंडित जवाहरलाल नेहरू के पिताजी। इन्होंने केंद्रीय विधानमंडल में उस समय की एक तरह से, जैसे आज अपने यहां पर राज्यसभा और संसद होती है ना, मतलब लोग ये विधानसभा और संसद होती है, ऐसे उस समय की जो संसद थी उसमें प्रस्ताव रखा कि भारतीयों के कानून बनाने के लिए भारतीयों का प्रतिनिधि मंडल हो। यानी नेहरू जी पुरातन काल से ही सरकार के साथ थे, यानी कि सरकार में हुआ करते थे, उनके पिताजी सरकार में काफी एक्टिव थे। अंग्रेजों की इच्छा के विरुद्ध यह प्रस्ताव पारित किया गया, लेकिन गवर्नर जनरल ने स्वीकृति नहीं दी। अब ये गवर्नर जनरल क्या होता है, वायसराय क्या होता है? 1857 की क्रांति के बाद में वायसराय शब्द जनरेट हुआ, उससे पहले गवर्नर जनरल शब्द हुआ करता था। अंग्रेजों की शासन व्यवस्था में गवर्नर जनरल का क्या महत्व होता था, विधानमंडल कैसे कार्य करता था, इतिहास का पार्ट है। इसीलिए मैं आपको केवल बोल के निकल रहा हूं, मैं अपनी जिम्मेदारी से दौड़ रहा हूं, क्योंकि मैं इसमें अगर घुस गया तो मैं आपको आधुनिक भारत का इतिहास पढ़ाता हुआ रह जाऊंगा, मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ाता हुआ रह जाऊंगा, ठीक है। अंग्रेजों ने हालांकि इस बात को नहीं माना और ये राष्ट्रीय मांग के रूप में धीरे धीरे देश में अशांति पैदा करती हुई मांग निकल कर आई। 1950 तक 25 तक पहुंचते पहुंचते कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिया नामक बिल एनी बेसेंट के प्रयासों से सर्वदलीय सम्मेलन में लाया गया और एक कानूनी मसौदा तैयार किया गया। और उस मसौदे के अंदर इंग्लैंड की लेबर पार्टी के जो सदस्य हैं, इंग्लैंड के अंदर आज भी लेबर पार्टी बैठती है, उनके पास भेजा गया और वहां पर
इंग्लैंड की संसद में इस बिल को पास किया गया। क्यों? क्योंकि इंडिया उस समय उनकी कॉलोनी हुआ करता था। तो अंग्रेजों ने कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिया बिल पास किया वहां जाकर के, मतलब वहां पर पेश किया। 1928 में जाकर मोतीलाल नेहरू ने के नेतृत्व में प्रमुख दल बोले तो हमें लगता है देश की आजादी के बाद ही सारी पार्टियां बनी थी, नहीं, उससे पहले की जो पार्टियां थी उन्होंने भी आपस में मिलकर, जिसमें मुस्लिम लीग भी शामिल थी, उसने आपस में मिलकर के संविधान निर्माण के लिए एक नेहरू रिपोर्ट के नाम से रिपोर्ट प्रस्तुत की, जिसमें 14 सूत्रीय मांगे रखी गई थी। ये जो नेहरू रिपोर्ट है ना, इसकी हिस्ट्री में जब स्टोरी पढ़ोगे तो बड़ा गूजबम्स आएंगे देश वालों के बारे में जानकर, बहुत अच्छा लगेगा। अच्छा क्या लगेगा? 1919 के अंदर जब सुधार हुए, सबसे पहले मांटे मिर्लो, मांटेग्यू चेम्सफोर्ड, तो 19 के सुधारों की, जो 1919 में सुधार देश में अंग्रेजों द्वारा प्रस्तावित किए गए, उसकी 10 साल बाद समीक्षा करने के लिए, यानी 10 साल बाद फिर से एक हमारे लिए कानून आने वाला, अंग्रेजों ने एक सिस्टम सेट कर रखा था। 1909 में देश को चलाने के लिए एक भारत शासन अधिनियम पास किया, 1919 में फिर पास किया, फिर 10 साल बाद का इंतजार किया कि 1929 में करेंगे। इस प्रकार से उन्होंने 10-10 साल के लिए वो हमारे लिए बिल पास करते थे। जैसे अपन लोग पंचवर्षीय योजना सुनते हैं ना, ऐसे अंग्रेज हम लोगों के लिए बिल पास किया करते थे 10 साल के लिए। लेकिन उनका कंसर्न ये था, जब 1919 का बिल उन्होंने पास किया, कि 1929 में जो बिल आएगा ना, उससे पहले हम लोग भारत जाकर के भारत के तत्कालीन जो हालात हैं उनकी समीक्षा करेंगे कि क्या भारत तैयार हुआ है इस स्थिति के लिए कि उन्हें और ताकत दी जाए या भारतीयों को और ज्यादा स्वायत्तता दी जाए। इस स्थिति को जज करने के लिए उन्होंने 1927 में एक साइमन कमीशन भेजा। किन्होंने? अंग्रेजों ने भेजा। साइमन कमीशन क्या था? एक प्रकार से 1919 में हुए सुधारों की समीक्षा करने के लिए कमीशन आया था, जिसको लेके आपको याद होगा बहुत विरोध हुआ था। विरोध क्यों हुआ था? साइमन गो बैक के नारे क्यों लगे थे? क्योंकि उसके अंदर जो लोग आए थे उसमें कोई भी भारतीय व्यक्ति नहीं था जो भारतीयों के हितों के लिए बात करे। साइमन आया था, अंग्रेजी कमीशन था, तो भारत के अंदर बहुत डिमांड उठी कि ये क्या चल रहा है भाई। क्यों? क्योंकि भारत के हितों की बात करने के लिए जो संगठन आ रहा है उसमें कोई भारतीय है ही नहीं, तो भारतीयों के बारे में तुम जानोगे क्या? अंग्रेजों के इसी के चलते विरोध भी हुआ था। तब भारत में एक अंग्रेजों की तरफ से पॉइंट रेज हुआ। और क्या पॉइंट रेज हुआ? कि तुम लोग ना खामखा साइमन गो बैक के नारे लगा रहे हो, फालतू में रणनीति चल रही है, साइमन गो बैक, साइमन गो बैक। ये कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। तुम लोगों को असल में नॉलेज ही नहीं है देश कैसे चलाया जाता है। अगर तुम लोगों से ये पूछा जाए ना कि देश कैसे चलाया जाता है, देश को चलाने के लिए क्या संसाधन होने चाहिए, देश को चलाने के लिए कौन से विधान, कौन सी आवश्यकताएं, नागरिक क्या होते हैं, देश क्या होते हैं, तुमको नहीं पता है। तुम फालतू में अपनी राजनीतिक जो रोटी है उसको सेकने के लिए ये धरना प्रदर्शन करते हो। भारतीय राजनीतिक पार्टियों से जब ये बात बोली गई तो भारतीय राजनेताओं को ये बात बहुत बुरी लगी। उन्हें लगा कि यार गजब लोग हो तुम यार, अब इतना अंडर एस्टिमेट कर दे रहे हो तुम। देखो ये साइमन का पूरा चैप्टर है, मतलब अपन पढ़ाएंगे, आधुनिक भारत के इतिहास में आएगा ये सब, लेकिन मैं थोड़ा आसपास का थोड़ा सा, ताकि आपको ये लगे कि हाँ भाई थोड़ा तो रुचिकर है ये चैप्टर जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। ये अथा इंटरेस्टिंग चैप्टर है ये, लेकिन ये तभी इंटरेस्टिंग है जब अगेन मॉडर्न हिस्ट्री के बारे में मैं कहूंगा, आप पढ़ेंगे, ठीक है। अंग्रेजों ने कह दिया। तो फिर भारतीय राजनीतिक दलों से जो सबसे पहली टिप्पणी की गई ना भारतीयों के ऊपर, वो ये थी, तुम लोग खामखा फेंपे फेंपे करते रहते हो। तुम जितनी पार्टी बनाकर बैठे हो ना यहाँ पे, तुम सब में सबसे बड़ी मुसीबत ये है कि तुम लोग एक टेबल पर आकर, ये जितनी भी छोटी मोटी पार्टी बनी बैठी है, कांग्रेस बनी बैठी है, मुस्लिम लीग बनी बैठी है, कोई वहां का जनसंघ बना बैठा है, कोई फलानी सभा बनी बैठी है, कोई दूसरी मतलब लैंड होल्डर्स एसोसिएशन बना बैठा है, कोई पता नहीं कितनी सारी पार्टी बनी बैठी है, जस्टिस पार्टी बनी बैठी है। तुम लोग जो इतनी सारी पार्टियां लेकर बैठे हो ना, तुम लोग एक टेबल पर अगर बैठकर सब लोग एक सहमति बनाकर भी हमें कोई प्रस्ताव दे दो, तो भी हम मान जाएंगे कि तुम्हारा देश के प्रति कोई ना कोई भाव है। ध्यान से सुनिएगा, बड़ी इंटरेस्टिंग बात है ये। आप देश के विकास क्रम में हैं और संविधान सभा की जब बात हो तो संविधान सभा में इस बात का अत्यंत महत्व है। क्या? कि तुम लोग एक बार टेबल पर बैठ के देखो तो सही कि क्या तुम लोग एक साथ टेबल पर बैठकर एक दूसरे के साथ चर्चा करने की स्थिति में हो। तो यहां पर आप देखें कि भारत में जो ये यहां पर आप देख रहे हैं ना, नेहरू रिपोर्ट तैयार की गई थी। असल में उस समय पर सबसे बड़ा चैलेंज ये था कि पहले टेबल पर सारी पार्टियां आकर बैठे तो सही,
और अंग्रेजों के सामने अपनी एक मांग तो रखें। तो बैठाया गया, अंग्रेजों के द्वारा चैलेंज नंबर 1 उसको स्वीकार किया गया कि सब पार्टी एक टेबल पर आ गई, आपसी मतभेद भुलाकर। आप सोचो, हमें अमेरिका से लड़ना हो, चीन से लड़ना हो, पाकिस्तान से लड़ना हो, और देश में हमारी इतनी सारी राजनीतिक पार्टियां हैं। जैसे आपने देखा, देश में सर्जिकल स्ट्राइक हुई तो कोई राजनीतिक पार्टी प्रमाण मांग रही है, कोई कह रही है कि हुई नहीं थी, फर्जी। अब आप सोचो कि कोई हमको दूसरा देश ये चैलेंज कर दे, अरे हम पे चढ़ाई बाद में करना, पहले खुद से तो निपट लो कि तुम सब लोग तो कन्विंस हो कि हाँ हम तुम्हारे दुश्मन हैं, पता चले तुम में से कितने लोग हमारे समर्थक होंगे। ऐसी स्थिति अंग्रेजों ने हमारे सामने रखी थी। तो हम सारी पार्टी वाले एक टेबल पर बैठे, नंबर 1। दूसरी बात कि तुम लोग कम से कम देश 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 चिल्लाते रहते हो, तुम्हें तो यही नहीं मालूम इंडिया का स्वरूप क्या होगा, तुम्हें जनता के लिए कौन से अधिकार चाहिए। अंग्रेजों को लगता था कि भारतीय राजनेता जो उस समय बैठे हैं, ये उनकी शरण में पलने वाले नेता हैं, उन्हें पता ही नहीं है कि चाहिए क्या। तो भाई साहब, इन लोगों ने टेबल पर बैठकर 14 सूत्रीय मांगे लिखी, वो नेहरू रिपोर्ट कहलाती है। अब ये 14 मांगे कौन सी थी, ये भी इतिहास में ही पढ़ेंगे आप। मैं केवल आपको विकास क्रम बता रहा हूं कि ऐसा नहीं है कि ये एक लाइन में आ गया तो एक लाइन ही आपको याद करनी है। संविधान सभा के लिए आप एक लाइन याद करेंगे, इंडियन पॉलिटी के लिए एक लाइन याद करेंगे, लेकिन मॉडर्न हिस्ट्री में इसका बहुत बड़ा योगदान है। वो जो 14 सूत्रीय मांगे हमने लिखी, उनमें जो प्रमुख बातें मांगी गई थी ना, उनमें बात मांगी थी हम लोगों ने संघीय व्यवस्था, मूल अधिकार, अल्पसंख्यक हितों का प्रावधान। ये हम लोगों ने उस दौर में 1928 में अंग्रेजों से मांगा था कि हमें हमारे देश में जो संविधान चाहिए उसमें ये सब चीजें चाहिए होंगी। आप अंदाजा लगा सकते हैं। अब उम्मीद है आपको ये बात क्लियर हो रही हो कि चाहिए क्या था हम लोगों को। और आप सोचें कि जो चीजें हमें चाहिए थी, इन चीजों को हम लोगों ने उस समय प्रायोरिटाइज कर लिया था जिस समय हम तैयार भी नहीं थे। आज जो हम देश देखते हैं, जो संविधान में मूल अधिकार देखते हैं, फेडरल स्ट्रक्चर देखते हैं, अल्पसंख्यकों के हितों के लिए प्रावधान देखते हैं, देश के राजनेता उतने साल पहले भी इस तरह की चीजें सोचते थे। समझ गए आप? आगे बढ़ते हैं। 1934 में स्वराज पार्टी ने संविधान सभा की औपचारिक मांग की। तो कई बार क्वेश्चन पेपर में यह पूछ लिया जाता है, सबसे पहले ऑफिशियल डिमांड कब की गई थी? तो आंसर है 1934 में। अगर आपको ऑप्शन देकर पूछा जाए कि संविधान सभा की या संविधान की सबसे पहली मांग कब हुई थी, तो आंसर 1934 में है। ठीक है। अगर आपसे ये पूछा जाए कि भारत के संविधान सभा के इतिहास को बताइए, तो आपको ये सारे की सारे डेट्स लिखकर आने हैं मेंस के आंसर में। ठीक है। अच्छा, औपचारिक मांग की 1934 में कांग्रेस वर्किंग ग्रुप, जिसे आप कहते हैं CWC, आज भी आप जब कांग्रेस, आज की कांग्रेस को पढ़ते हैं ना, जानते हैं, जिसमें राहुल गांधी जी हैं, खड़गे साहब हैं, सोनिया गांधी जी हैं, उनकी बैठकों में भी आप ये सुनते हैं कई बार CWC की बैठक हुई, यानी कांग्रेस वर्किंग ग्रुप की बैठक हुई। ठीक है। CWC की पटना बैठक, जैसे अभी कई राजनीतिक पार्टियां पटना में बैठी है ना, क्योंकि इसका ऐतिहासिक महत्व निकालती हैं। पटना बैठक में संविधान सभा की मांग को अपनी अधिकृत नीति में शामिल किया गया। अब मैं आपको यहां पर एक चीज और बताऊंगा। आप और हम कई बार दो बातों को लेकर कंफ्यूज होते हैं, आज की कांग्रेस और आजादी से पहले की कांग्रेस। क्या सर हमें आज की कांग्रेस को आजादी से पहले की कांग्रेस मानकर चलना है? अब इसके पीछे का आंसर जान लीजिए। देखिए, देश के लिए अगर देश को रिप्रेजेंट करने वाली कोई पार्टी थी ना अंग्रेजों के समय, उस समय कांग्रेस ही थी सही मायने में। बाकी सारी पार्टियां या तो कांग्रेस का समर्थन करती थी, नहीं भी करती थी तो कांग्रेस का प्रदर्शन अंग्रेजों के सामने सबसे बड़े दल के रूप में हुआ करता था। यानी आज का जो स्वदेश स्वतंत्र भारत है, उसमें कांग्रेस के महत्व को कम नहीं आंका जा सकता। उस समय कांग्रेस देश के लिए बहुत बड़ी चीज हुआ करती थी। लेकिन जब हमारे दुश्मन चले गए, देश आजाद हो गया, तो हमारे राजनेता खाली हो गए कि अब किससे लड़ेंगे। हमारी तो पूरी प्रैक्टिस थी दुश्मन से लड़ने की, अब किससे लड़ेंगे? तो चलो फिर आपस में लड़ते हैं। मतलब आप ऐसे सोचिए, आज के समय जब पटना में बैठक हुई, अभी कल परसों जो बैठक हुई थी, जिसमें कि एनडीए के खिलाफ सारी राजनीतिक पार्टियों ने कहा, अपोजिशन की अधिकांश पार्टियों ने कहा हम एकजुट होकर लड़ेंगे, लेकिन मौका पड़ेगा तो आपस में भी लड़ लेंगे। उनमें से कई लोग ऐसे थे
जो अन्य राज्यों में एक दूसरे के खिलाफ चुनाव लड़ चुके हैं। कांग्रेस आम आदमी पार्टी पंजाब में एक दूसरे के खिलाफ चुनाव लड़ चुकी हैं। टीएमसी और कांग्रेस वेस्ट बंगाल में एक दूसरे के खिलाफ चुनाव लड़ चुकी हैं। यूपी के अंदर तो होता ही समाजवादी पार्टी, कांग्रेस, बीजेपी, इन सबका गठबंधन, मतलब वो है आपस में एक दूसरे के खिलाफ चुनाव लड़ना है। लेकिन टेबल पर बैठ कैसे गए कि यार सुनो, अभी दुश्मन हमारे सामने बीजेपी खड़ी है या एनडीए खड़ा, इससे लड़ना है, बाकी सब एक हो जाओ, जब ये हट जाएगा फिर आपस में लड़ लेंगे। यानी हमारी जो प्रैक्टिस है ना, हमारी जो नर्चरिंग है, वो सामने किसी को देख करके ही उठने की है। तो देश आजाद नहीं हुआ था तो हम अंग्रेजों को देखते थे, अंग्रेज चले गए तो हमने आपस में पार्टियां बना ली, कांग्रेस ही टूट गई, कांग्रेस में से कुछ निकल के अलग पार्टी बना लिए, कुछ लोग अलग पार्टी बना लिए, आपस में लड़ो, बोले कमियां बताओ, देश पे शासन करेंगे, सत्ता पक्ष में बने रहने के लिए अच्छा ध्यान अपने ऊपर आकर्षित रखा जाए। ठीक है, अच्छा, ये शामिल हो गया। 1934 में एम एन रॉय ने संविधान सभा की औपचारिक रूप से मांग की। तो देखिए, स्वराज पार्टी, कांग्रेस, एम एन रॉय, तो जब व्यक्ति विशेष का नाम पूछा जाता है ना, तब तो आंसर लिख के आते हैं एम एन रॉय। सबसे पहले संविधान सभा की मांग किसने की? आंसर लिख के आते हैं एम एन रॉय ने 1934 में। कांग्रेस के अंदर कब मांग को शामिल किया गया? तो पटना बैठक 1934 में शामिल किया गया। ठीक है ना? ठीक है, हाँ जी। सर अदर टीचर्स नोट्स नहीं लिखवाते, हम नोट्स कैसे बनाएं? किरण प्रजापति, बेटा अदर टीचर्स जो नोट्स बोर्ड पर लिखते हैं, वो बोर्ड पर लिखे हुए चीज हम आपको प्रोवाइड करा देते हैं। दूसरी चीज, अदर टीचर्स का जो नोट्स है, वो नोट्स रिटर्न में मुझे दे चुके हैं, वही नोट्स मैंने आप लोगों के लिए प्रिंट करवाए हैं। आप उन नोट्स को, जो वो एक एक लाइन बोलते हैं, लिखवाते हैं, वो मैंने नोट्स तैयार करवा लिए हैं, उन्हीं के बारे में बोल रहा हूं मैं, जो आप लोगों के लिए अवेलेबल कराए हैं। ठीक है ना? आप वहां से ले सकते हैं। ठीक है, हाँ जी। एक राधा लिख रही है, राजस्थान ज्योग्राफी के अध्यापक का चयन एक बार पुनः विचार कर लीजिए। राजस्थान ज्योग्राफी बेटा जो सर पढ़ा रहे हैं, वो राजस्थान के अंदर कई सालों से राजस्थान ज्योग्राफी पढ़ा रहे हैं। तो राधा आप अपने बारे में विचार कर लीजिए कि संभवतः आप पहली बार राजस्थान ज्योग्राफी पढ़ रही हो, इसलिए आपको थोड़ा सा एडजस्टमेंट में प्रॉब्लम आ रही हो, है ना? ये जितने भी टीचर हैं, इनमें से एक भी टीचर ऐसा नहीं है जो फर्स्ट टाइमर टीचर हो, जो पहली बार सब्जेक्ट पढ़ा रहा हो। इन सबके नाम से बैच बनते हैं, बैच चलते हैं, बैच पढ़ते हैं। इवन जो राजस्थान ज्योग्राफी पढ़ा रहे हैं ना, वो खुद राजस्थान ज्योग्राफी के स्कूल लेक्चरर हैं, है ना? ज्योग्राफी दुनिया को सरकारी रूप से पढ़ाते हैं, है ना? तो आपके दिमाग में ये व्यवधान आए, उससे पहले आप अपने बारे में क्लियर हो जाएं इस चीज को लेकर, है ना? हाँ जी, हाँ, कुछ बच्चे लिख रहे हैं, हाँ। मैं इसीलिए कह रहा हूं कि जो जिनको समझ में नहीं आ रहा है, वो खुद का विश्लेषण करें। सोमेंद्र, ठीक है बेटा। इंग्लिश मीडियम का देवांश, मैं आपको प्रॉमिस कर रहा हूं कि मैं चाहे मेरा एक भी नोट्स ना बिके, मैं इंग्लिश मीडियम का नोट्स तैयार करवाऊंगा। आप मुझे 28 तक, मैंने आप सबसे इसके ऑर्डर लेने की बात की है, 28 तक मेरे ऑर्डर पूरे हो जाएं, फिर मैं इंग्लिश मीडियम के नोट्स भी तैयार करवा रहा हूं। और निश्चित ही मैं अगली 21 तारीख जब आएगी, तब तक आपसे उसके ऑर्डर ले चुका हूंगा। देरी के लिए क्षमा चाहता हूं, लेकिन प्रॉमिस से नहीं डिगूंगा। आपके कंप्लीट इंग्लिश मीडियम नोट्स तैयार करवाने की जिम्मेदारी मेरी है। मैं सोच चुका हूं, बैकग्राउंड में आपके लिए बहुत कुछ सोच रहा हूं, चिंता ना करें आप। ठीक है, क्लियर? ठीक है ना? बढ़े आगे। हाँ, सारे टीचर बढ़िया हैं। आप जहां जहां दिक्कत खुद को पाते हैं, वहां पर खुद से खुद को समझा लें आप, है ना? मतलब आप ये मानिए कि इन सब में सबसे बेकार टीचर मैं हूं, बाकी सारे टीचर बहुत अच्छे हैं। मतलब मैं अपने से बेस्ट टीचर्स को आपके सामने लेकर आया हूं, आप उनसे पढ़ने का सौभाग्य प्राप्त कर रहे हैं। आप सिद्ध से पढ़ें। मैं सबका टेस्ट एंड ट्रायल ले चुका हूं ऑलरेडी, ऑल आर गुड। मैं खुद पढ़ के बैठा हुआ हूं, है ना? आप चिंता कतई ना करें। अगर आपको दिक्कत आ रही है, मैं भाषा की दिक्कत के अलावा कोई अन्य दिक्कत, कंटेंट वाइज, नॉलेज वाइज, ये नहीं मान सकता। भाषा की दिक्कत हो सकती है हिंदी और इंग्लिश की,
उसके लिए भी मैं जल्दी ही एक अनाउंसमेंट करने वाला हूं। इंग्लिश मीडियम के लिए भी मेरे दिमाग में प्लानिंग चल रही है। फ्यूचर में इंग्लिश वाले बच्चों के लिए डेडिकेटेडली कुछ क्लासेस अलग से अरेंज कराई जाएंगी। हालांकि मैं घोषणा नहीं कर रहा हूं, बैकग्राउंड में बहुत कुछ काम कर रहा हूं मैं इन दिनों। आपकी परेशानियां मुझे बहुत व्याकुल बना देती हैं, सोया नहीं जाता आपके परेशानियों को सुनकर। जब मुझे कोई बच्चा बोलता है, बच्ची बोलती है कि सर मेरे को इंग्लिश के कारण दिक्कत आ रही है, मैं इंग्लिश मीडियम की हूं, मुझे हिंदी दिक्कत कर रही है, यकीन मानिए मैं आपके लिए कितना कुछ पीछे से प्लान चल रहा है। और मैं जल्दी ही अनाउंसमेंट करने वाला हूं कि इंग्लिश मीडियम के लिए मैं डेडिकेटेडली टीम लेकर आ रहा हूं, जिसमें केवल इंग्लिश मीडियम कंटेंट पढ़ाया जाए। ठीक है, चिंता मत करिए, मैं लगा हुआ हूं बेटा, है ना, चिंता ना करें आप। ठीक है, आगे बढ़े, आइए। ठीक आया, एम एन रॉय की कहानी आ गई, आगे बढ़ते हैं। 1936 में कांग्रेस का फैजपुर अधिवेशन नेहरू की अध्यक्षता में हुआ। कांग्रेस ने वयस्क मताधिकार के द्वारा निर्वाचित संविधान सभा की मांग उठाई। 1934 में पहली बार मांग उठी। यानी कि अगर आपको कोई भी चीज याद ना रहे, देखिए आरएएस का जो मेंस की परीक्षा है, थोड़ा सा परीक्षा के बारे में जान लीजिए। अपनी जो आरएएस का परीक्षा प्रक्रम है ना, उसमें थोड़ा सा समझिए। अपनी परीक्षा में एक परीक्षा होती है आरएएस प्रीलिम्स की परीक्षा, और एक परीक्षा होती है आरएएस मेंस की परीक्षा, है ना। आरएएस प्रीलिम्स की परीक्षा में क्वेश्चन पूछे जाते हैं 150। उनमें से अगर आप हद मारकर 70 क्वेश्चन सही करके आ गए, आपका प्री क्वालिफाई हो जाएगा। यानी 50% से भी कम पर आपका प्री क्वालिफाई हो जाता है। 75 इज द सेफेस्ट ऑप्शन, की इतने पर आराम से चाहे कैसी भी कट ऑफ जाए, आपका कट ऑफ पास हो जाएगा। ठीक है, इतने क्वेश्चन पर बन जाता है। वहीं पर मतलब इसके नंबर नहीं जुड़ते हैं, दिस इज क्वालिफाइंग, है ना। प्री पास करते ही हमें मेंस का एग्जाम देना होता है। मेंस के जो एग्जाम है ना, उसमें 4 पेपर होते हैं। 4 पेपर, जीएस पेपर 1, जीएस पेपर 2, जीएस पेपर 3, जीएस पेपर 4। ठीक है, मान लीजिए कि एक पेपर है, मान लीजिए जीएस पेपर 1, उसमें 3 सेक्शन है, 1 2 3। ये 200 नंबर का आता है। इसके नंबर जुड़ते हैं मेरिट में। तो यहां पर क्या करते हैं ये लोग, यहां पर या तो 70 60 60 ऐसी कोई व्यवस्था रख देते हैं, या 80 60 60, या 65 65 70, इस तरह के 3 हिस्से बना देते हैं। ठीक है, ऐसे ही जीएस पेपर 3, ऐसे ही जीएस पेपर 4, ऐसे ही जीएस पेपर 4, है ना। जीएस पेपर 4 में हिंदी और इंग्लिश, ये दो चीजें पूछी जाती है। हिंदी 120, इंग्लिश 80 की पूछी जाती है। ठीक है, अब जैसे पॉलिटी वाला पोर्शन है, तो पॉलिटी वाला जो पोर्शन है ना, वो मान लीजिए 75 नंबर का पूछा गया। 75 नंबर का पेपर पूछा कैसे जाता है, तो पूछा कैसे जाता है वो जान लीजिए। 75 नंबर का पेपर है, उसमें भी क्लासिफिकेशन होता है मेंस में। क्या क्लासिफिकेशन होता है, इसमें से 3 प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। आपको ये पता रहेगा तो आप परीक्षा के लिए तैयार रहेंगे कि मुझे क्या सोचकर आगे चलना है। ठीक है, मेंस में इंडियन पॉलिटी मान लीजिए 75 मार्क्स की आई, तो इसको कैसे बांटा जाता है। पहले इसके अंदर पूछे जाते हैं 2 मार्कर क्वेश्चन, और फिर पूछे जाते हैं 5 मार्कर क्वेश्चन, और फिर पूछे जाते हैं 10 मार्कर क्वेश्चन। ठीक है, इस प्रकार से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। मान लीजिए 10 मार्कर क्वेश्चन पूछे गए हैं, इनका नंबर होता है, जैसे कि 2 मार्कर क्वेश्चन पूछे गए आपसे 10 या फिर 5, अलग अलग पैटर्न है। हो सकता है 10 नंबर के या 20 नंबर के आपसे 2 मार्कर क्वेश्चन पूछे जाएं, जिनका आंसर आप पेन चला के लिख के आना होता है। ये क्वेश्चन संभवतः 4 पूछे जा सकते हैं, 6 पूछे जा सकते हैं, जिनका आंसर आपको पेन चलाकर लिख के आना होता है। ऐसे ही 10 मार्कर क्वेश्चन संभवतः 2 3 4 जो भी हो, मतलब इस कालक्रम में व्यवस्थित कर दिया जाता है ना। ये स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन, जब एग्जामिनेशन का नोटिफिकेशन आता है उस समय डिक्लेयर कर दी जाती है कि भाई इस बार हम 2 मार्कर क्वेश्चन इतने पूछेंगे, 5 मार्कर क्वेश्चन इतने पूछेंगे, और 10 मार्कर क्वेश्चन इतने पूछेंगे। तो क्वेश्चन का भी बात बता दिया जाता है। इन तीनों में एक सबसे इंटरेस्टिंग चीज क्या होती है उसके बारे में जान लीजिए, फिर हम फिर से आगे बढ़ेंगे, ताकि आप पढ़ते समय अपनी चक्षु, अपने कान, आंख सब खुले रखें। और वो क्या है कि भैया ये जो जानकारी मैंने लिखी, 2 मार्कर, 5 मार्कर, 10 मार्कर, इसमें क्या होता है। 2 मार्कर क्वेश्चन मान लीजिए ये पूछा गया, कोई भी क्वेश्चन उठा लिया कि भारत के संविधान सभा की प्रथम मांग किसने की। क्वेश्चन लिखा गया, क्वेश्चन लिखा हुआ आता है ऑलरेडी कॉपी में।
कॉपी में लिखा आता है, पेपर अलग से नहीं मिलता है, कॉपी में ही क्वेश्चन लिखा हुआ आता है और उसके नीचे 2 लाइन की जगह छोड़ी जाती है, 1 लाइन और 2 लाइन, क्वेश्चन के नीचे 2 लाइन, फिर एक और क्वेश्चन लिखा हुआ आया, फिर उसके नीचे 2 लाइन, फिर ऐसे ही एक और क्वेश्चन लिखा हुआ आया, फिर उसके नीचे 2 लाइन, यानी क्वेश्चन के नीचे जगह फिक्स होकर आती है। आई बात समझ में? ऐसे ही जब आप 5 मार्कर क्वेश्चन की तरफ जाएंगे तो 5 मार्कर क्वेश्चन में भी क्वेश्चन ऐसे ही लिखा हुआ आएगा, लेकिन लाइनें बढ़ जाएंगी, 6 से लेकर 7 लाइनें 5 नंबर क्वेश्चन के नीचे दी जाती हैं, शब्द सीमा के साथ। 40 शब्द में, 30 शब्द में लिखा हुआ होता है क्वेश्चन के ब्रैकेट में, इतने शब्द में व्याख्या करें। और 10 मार्कर जो क्वेश्चन होता है उसके लिए पूरा की पूरा पेज दिया जाता है। जो मैंने आपको नोट्स बनाकर दिए हैं ना, जो अपनी पाठशाला के नोट्स बनाकर दिए हैं, असल में वो उसी प्रकार के पेपर पर बने हुए हैं। वो जो पैटर्न है ना, वो उसी लिए मैंने ऐसा दिया है ताकि आपको प्रेजेंटेशन का महत्व समझ में आए। जो अपनी पाठशाला का जो पूरा की पूरा आप जो पेपर का क्रोनोलॉजी देख रहे हैं ना, वो बिल्कुल वैसा ही पेपर आपको वहां पर मिलता है, आप उसी में ही सारी चीजें लिखकर आते हैं, है ना। यूपीएससी टाइप की कॉपी जो है वो आरपीएससी के अंदर भी दी जाती है, आप उसमें लिख कर आते हैं, ठीक है ना। उम्मीद है आपको ये बात समझ में आ गई हो। इन क्वेश्चंस में शब्द सीमा का महत्व होता है, लेकिन कई बार क्वेश्चन, अब 10 मार्क का क्वेश्चन है, फिर आप पूछेंगे कि सर ये पेपर कितने में क्वालिफाई हो जाता है। सर क्वेश्चन मान लीजिए 800 नंबर का टोटल मेंस का पेपर हुआ, चारों पेपर मिला करके, इनमें से जो बच्ची 400 नंबर ले आते हैं ना, 400 नंबर, वो तो टॉपर होते हैं, 50% मार्क्स में तो टॉपर हैं। 320 नंबर के आसपास, यानी 40% नंबर के आसपास क्वालिफाई हो जाता है पेपर, इंटरव्यू कॉल हो जाता है, 40 नंबर पर कॉल हो जाता है। इसमें से 120 नंबर आप हिंदी और इंग्लिश में टारगेट कर सकते हैं यदि आपको वाकई में सिलेक्शन पाना है। तो हिंदी इंग्लिश के जो टीचर आपको पढ़ा रहे हैं ना, उनसे आप अपना 120 नंबर टारगेट कर लीजिए, उनको बार बार पढ़िए, उनको लाइटली मत लीजिए। अगर सिलेक्शन लेना है तो 120 नंबर अगर टारगेट कर लिया वहां से, और 200 नंबर आपको बाकी 3 पेपरों में चाहिए। आप सोचिए, अकेली इंडियन पॉलिटी 75 नंबर की है, तो आपके दिमाग में आएगा 75 नंबर की जब अकेली इंडियन पॉलिटी है, 200 नंबर का तो एक पेपर है, 3 पेपर में क्या 200 नंबर भी नहीं आते क्या बच्चों के? इतने बेकार बच्चे होते हैं क्या पढ़ने वाले? नहीं, वहां नंबर कम दिए जाते हैं। आपने पूरा आंसर सही भी लिख दिया ना, तो भी 10 में से आपको अधिकतम 6 नंबर मिलेगा। सही जवाब देने पर भी, आंसर राइटिंग पूरी तरह करने के बावजूद भी आपको 10 में से 6, 5 में से 3, 5 में से 3.5, 2 में से 1, 2 में से 1.5, और एकदम ही फैक्ट पूछ लिया गया तो 2 में से 2। इस प्रकार से मार्किंग की जाती है। इसी कारण से बच्चों के इस 200 नंबर के पेपर में से 100 नंबर जिसके आ जाते हैं वो तो भगवान समझता है अपने आप को। 80 से 90 के बीच में टॉपर्स के नंबर, एवरेज 70 से 80 के बीच में नंबर आते हैं। बात समझिएगा। आप इस बात को समझेंगे तब जाकर आप मेरे द्वारा जो पढ़ाई जा रही जानकारी है इसे महत्व दे पाएंगे। आप विचार करिए, आपने पूरा इंडियन पॉलिटी 100% अटेम्प्ट कर दिया 75 नंबर का, तो भी नंबर मिलने की संभावना कितनी है कि 75 में से सारा सही करने के बाद भी आपको नंबर मिलेंगे अधिकतम 40, क्योंकि कॉपी चेक करने वाले को पहले ही बोल रखा है कि फुल नंबर नहीं देने। ठीक है, अब आप सोचें तो हर सर, और सर कम नंबर, कम तो वो कितने भी दे सकता है, 75 में से 20 नंबर भी दे दे, 10 नंबर भी दे दे, कुछ भी दे दे। मेरे साथ हुआ है, मेरे साथ में जो मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट था 2016 वाला, उसमें 75 में से 17 नंबर या 18 नंबर दिए थे मुझे, जबकि मुझे अच्छे से मालूम है कि इंडियन पॉलिटी यार इतने दिन से पढ़ रहे हैं और पढ़ा रहे हैं, हमें आप इतना नंबर दे रहे हैं समझ में ही नहीं आ रहा है। और वहीं दूसरी बार जब पेपर दिया उसमें 45 से ऊपर नंबर दे दिए। तो नंबर का भी उनका अपना नजरिया है कि वो क्या देखते हैं क्या नहीं देखते हैं। हम क्या कर सकते हैं, हम अपने आंसर को सुव्यवस्थित तरीके से रखें। सुव्यवस्थित आंसर क्या है, वहां पर जैसे आप लोग इसमें अपने पेपर दे के आते हैं ना कॉलेज के एग्जामिनेशन में, ऐसे पेपर नहीं दिया जाता है कि उठा दिया और उठा करके पेपर दे दिया। वहां पर क्वेश्चन की जगह भी फिक्स होती है कि इतने में ही आंसर लिखना है ना। तो जब इतने में ही आंसर लिखना है तो आप लोगों का अभ्यास इस बात पर हो कि मैं अपनी बात में
गागर में सागर कैसे भरूं, यानी एक लाइन में महत्वपूर्ण बात कैसे कहूं। जो बच्चा कम से कम शब्दों में गूढ़ रहस्यदार बातें लिखना जानता है वो वहां पर बेहतरीन परफॉर्म करता है, और जो बच्चा व्याख्या करने निकल पड़ता है वो वहां पर आंसर में मार्क्स नहीं पाता है। ये कुछ बेसिक चीजें हैं जो आपको पता रहे तो बेहतर है। आ गई बात समझ में। अच्छे नंबर पाने हैं क्या करना है, अच्छे नंबर पाने हैं तो सिद्धांततया एक ही चीज जो आपको करनी चाहिए, और वो ये कि आप अपनी किताब को जब पढ़ें तो उसमें सोचें कि मैं इसे लिखूं कितना सा, इसमें एक ही बात में सारी बातें कैसे आ जाएं। अगर आपने इस पूरी व्याख्या को ध्यान से सुन लिया है तो अब आपको यह बात भी सही से समझ में आ जाएगी। मैंने क्या कहा था कि संविधान सभा के अंदर, मतलब क्या संविधान सभा की व्याख्या करें कि संविधान सभा पहली बार बनी थी, अब क्या हुआ था। तो आपके ये जो पॉइंट है, जो वन लाइनर है, यही आंसर लिखने का सही पैटर्न है। आपने पॉइंटर बनाया, एक पॉइंट में उठाकर बात लिख दी। ये वो प्रयास है जो मैं आपको मेंस के लिए करा रहा हूं। आप लोग जितना ज्यादा आंसर राइटिंग का अभ्यास करेंगे, जितना ज्यादा मेंस के आंसर लिखेंगे, आपके आंसर उतने ही सुदृढ़ होते चले जाएंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 1938 में हरिपुर अधिवेशन, सुभाष चंद्र बोस, इसके बाद में सुभाष चंद्र बोस ने अपना फॉरवर्ड ब्लॉक बना लिया था गांधी जी से मतभेद के चलते, ने कहा कि जब भी भारतीयों को आत्मनिर्णय का अधिकार प्राप्त होगा तभी भारतीयों की सभा भारत के लिए संविधान निर्माण करे, यही एकमात्र समाधान है। यानी कि वो वाली बात है ना, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। असल में बोस साहब जो थे वो ये पहले दिन से चाहते थे कि यार ऐसे नहीं चलेगा कि हमें थोड़े से अधिकार दे दो, हम पहले आजाद होंगे तभी जाकर के अपना संविधान बना पाएंगे। ये हरिपुर अधिवेशन में बोस साहब की मांग थी। ठीक है ना, उम्मीद है आप लोगों को ये बात समझ में अच्छे से आ रही हो, चीजें क्लियर हो रही हो। ठीक है ना, बीपीएससी के मेंस के लिए भी कुछ करिए, सब कुछ करेंगे। ठीक है, चलें आगे बढ़े। अच्छा, इसके बाद में 1939 में पहुंचते हैं। देखिए मेरी जो बातें हैं ना, ये बातें मुझे करनी जरूरी होती हैं, क्योंकि अन्य जो सब्जेक्ट आप पढ़ रहे हैं उनके लिए आपको जितना ज्यादा स्ट्रीमलाइन होना पड़ेगा वो इसी से लाभ होगा। ठीक है, 1939 में गांधी जी ने कांग्रेस की संविधान सभा की मांग की पुष्टि की कि हाँ भाई हम भी चाहते हैं। गांधी जी भी संविधान सभा के समर्थक हो गए। गांधी जी ने हरिजन पत्रिका, जो उनकी अपना पत्रिका चलती थी, उसमें लिखा, द ओनली वे, भारत का संविधान भारतीयों के मस्तिष्क का दर्पण है। यानी हमारा संविधान हमारे दिमाग में जो चल रहा है उसका प्रतिबिंब है, उसकी मिरर है। हम जो सोचते हैं वो हम अपने संविधान में चाहते हैं। इसीलिए कई बार आप में से कई लोगों ने कभी प्रियम्बल पढ़ने का प्रयास किया हो, भारत के संविधान की प्रस्तावना पढ़ने का प्रयास किया हो, तो उसमें लिखा हुआ है हम भारत के लोग, वी द पीपल ऑफ इंडिया। वो जो बात लिखी गई है वो इसीलिए है कि हमने अपने लिए जो संविधान बनाया है वो हमारे मस्तिष्क की उपज है, हमें किसी ने थोपा नहीं है। ठीक है ना, तो ये जो बात है ये गांधी जी ने भी स्वीकार की। 1940 में तत्कालीन वायसराय, क्योंकि 1857 के बाद गवर्नर जनरल का पद खत्म हो गया था, लॉर्ड लिनलिथगो के द्वारा अगस्त प्रस्ताव की घोषणा की, जिसमें यह कहा गया कि अगर आप लोगों ने सेकेंड वर्ल्ड वॉर में हमारा साथ दिया, क्योंकि 1939 में सेकेंड वर्ल्ड वॉर शुरू हो चुका था, कि यदि आप लोगों ने हमारा साथ दिया तो हम आपको संविधान सभा की गठन की मंजूरी देंगे। अगस्त प्रस्ताव अपने आप में हम लोगों को एक ऐसी चीज पकड़ाई गई जिसके लालच में आकर के हमें लगा कि अंग्रेज कितने अच्छे हैं, ये लोग वर्ल्ड वॉर में जा रहे हैं, भारतीय सेना को लड़ाने के लिए ले जाना चाहते हैं, जर्मनी इटली जापान के खिलाफ भारतीयों को बलिदान दिलवाना चाहते हैं, और बदले में हमसे कह रहे हैं कि चिंता मत करिए, विश्व युद्ध जैसे ही खत्म होगा आपका संविधान सभा का गठन कर दिया जाएगा। 1942 में क्रिप्स मिशन ने, ब्रिटिश सरकार ने कुछ शर्तों के साथ संविधान को स्वीकार करने की बात कही, अर्थात अंग्रेजों को जब जब भारतीयों की जरूरत लगी, 1939 में भारत की तरफ से भारतीय लड़ाके लड़ने के लिए भेजे गए। सेकेंड वर्ल्ड वॉर चल रहा था, जब जब अंग्रेजों को लगा कि हम कमजोर पड़ रहे हैं, भारत से ज्यादा रसद की आवश्यकता है। आपको ज्ञात होना चाहिए सेकेंड वर्ल्ड वॉर में इनडायरेक्टली हम लोगों ने भयंकर
योगदान दिया है। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के अंदर भारत के द्वारा ना जाने कितने क्विंटल गेहूं भेजा गया, ना जाने कितने क्विंटल मीट, मांस, बकरियां, ऊंट भेजे गए, ना जाने कितने ही जवान भारत के शहीद हुए, ना जाने कितना पैसा भारत ने सेकेंड वर्ल्ड वॉर को लड़ने के लिए अंग्रेजों को दिया, जिससे अंग्रेज जाकर के जर्मनी, इटली और जापान के खिलाफ लड़े थे। ऐसी स्थिति में अंग्रेज हमें केवल लालच में एक दो मीठे शब्द पकड़ा देते थे और हम उन्हें इसी प्रकार से मदद पहुंचाते जा रहे थे। ये मदद हम लोगों को 1942 में क्रिप्स मिशन के अंदर दिखाई दी और कहा गया, क्या कहा गया कि दूसरे विश्व युद्ध के दौरान अमेरिका, रूस, चीन जैसे मित्र राष्ट्रों द्वारा ब्रिटेन पर यथाशीघ्र भारत का सहयोग प्राप्त करने का दबाव बनाया जा रहा था। महात्मा गांधी ने इस युद्ध में ब्रिटेन के समर्थन के खिलाफ, मतलब जब महात्मा गांधी के खिलाफ थे तो उन्होंने सरदार पटेल, सी राजगोपालाचारी, मोहम्मद अली जिन्ना ब्रिटेन के समर्थन में थे। सब लोग इसलिए समर्थन दे रहे थे कि भैया एक बार अंग्रेजों का साथ दे दो, भविष्य में संभव है कि अंग्रेज भारत के लिए कुछ अच्छा सोच लेंगे। तो एक प्रकार से भारत का समर्थन प्राप्त करना उस समय अमेरिका के लिए, रूस के लिए, चीन के लिए, जो कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर में ब्रिटेन की तरफ से लड़ रहे थे, उनके लिए मैंडेटरी हो गया था। तो क्रिप्स मिशन में हमको क्या क्या कहा गया? Under this, it was said that after the war, India would be given dominion status. क्रिप्स मिशन 1942 जब आया तो हमें कहा गया, 1939 में अगस्त प्रस्ताव देकर हमसे हमारे सैनिक मंगवा लिए कि भाई साहब सहयोग दे दो। 1942 में क्रिप्स मिशन आता है सर स्टोफर्ड क्रिप्स की अध्यक्षता में, और हमें कहा जाता है कि सुनिए सर, ऐसा है कि आप यदि हमारा साथ देंगे तो हम आपको डोमिनियन स्टेटस देंगे। सर, ये डोमिनियन स्टेटस क्या होता है? ये वो स्टेटस है जिसके तहत शासन तो आप करेंगे, लेकिन आपको जब भी कोई फाइनल डिसीजन लेना होगा आप हमसे पूछेंगे। अर्थात मान लीजिए इंडिया को पाकिस्तान पर चढ़ाई करनी है, आप कितने भी परेशान रहिए, डिसीजन ब्रिटेन करेगा या ब्रिटेन का राजा करेगा। ये था डोमिनियन स्टेटस। यानी एक प्रकार से हमें सरकार तो दी जा रही थी, लेकिन फैसले अपने हाथ में रखे जा रहे थे। इस बात से गांधी जी खफा हो गए कि यार तुम लोगों ने जब देखो हमें उल्लू बनाया है, युद्ध में हमारी जरूरत थी, हमारे साथ विश्वासघात किया। यानी कि जो गांधी जी दुनिया को आज तक अहिंसा के लिए मोटिवेट करते हैं, वो अचानक बगावती हो जाते हैं और करो या मरो का नारा दे देते हैं। आप इससे अंदाजा लगाइए कि अंग्रेजों ने गांधी जी का कितना ज्यादा कॉन्फिडेंस तोड़ दिया था। जो गांधी जी ये कहते थे कि अहिंसात्मक रूप से स्वतंत्रता प्राप्त की जा सकती है, वो गांधी जी जिनका वो बोस के साथ में विवाद इसलिए था क्योंकि बोस कहते थे कि अब अच्छा मौका है, इन्हीं को लाठियों से मार के भगाया जा सकता है। गांधी जी कहते थे नहीं, हिंसा से हमें कुछ प्राप्त नहीं करना है। वहीं गांधी जी इतने त्रस्त होते हैं क्रिप्स मिशन से और कहते हैं कि सुनो यार, अपन ना इनको डंडे से मार के भगाएंगे, करो या मरो। यानी वही गांधी जी करनो या मरने की डू एंड डाई का आदेश जनता को दे देते हैं। आप अंदाजा लगाइए। तो क्रिप्स मिशन ने हमारा दिल तोड़ा था। क्या कि आप लोग चिंता ना करिए, हम आप जो है अपने फैसले खुद लेने के लिए तैयारी करिए, ठीक है ना। अच्छा, इसके बाद में भारत राष्ट्रमंडल के साथ अपने संबंधों के निर्धारण में स्वतंत्र होगा। इन्होंने कहा कि जितने भी देश जहां पर हमारा शासन है, ब्रिटिशर्स ने कहा, आप उनके साथ अपने खुद से स्वतंत्र संबंध रखिए और यूएन और अन्य अंतरराष्ट्रीय संस्थाओं में अपनी भूमिका को खुद ही निर्धारित करिए। युद्ध समाप्त होने के बाद नए संविधान के निर्माण हेतु संविधान निर्मात्री परिषद का गठन किया जाएगा। चिंता मत करिए, युद्ध जैसे ही समाप्त होगा हम आपके लिए एक संविधान निर्मात्री सभा का निर्माण करेंगे। आप बढ़िया से संविधान बनवाइएगा, आपको जो लगता है उस हिसाब से करिएगा। क्रिप्स मिशन में हमसे ये सब कहा गया। हमसे कहा गया हम जो संविधान सभा बनवाएंगे उसमें कुछ सदस्य प्रांतीय विधायिकाओं से आएंगे, यानी कि जो स्टेट लेजिस्लेचर है वहां से आएंगे, वहां से निर्वाचित किए जाएंगे और कुछ राजाओं द्वारा मनोनीत किए जाएंगे, यानी नॉमिनेट करेंगे, क्योंकि कई जगह देश में उस समय भी राजशाही थी, तो राजा लोग अपने द्वारा नॉमिनेट कर कर भेजेंगे। इस दौरान भारत की रक्षा की जिम्मेदारी ब्रिटिश सरकार की रहेगी और गवर्नर जनरल की शक्तियां यथावत बनी रहेंगी। एक प्रकार से हमसे यह कहा गया कि आप लोग हमारे डोमिनियन बन जाइए, आप लोगों को कोई भी चिंता नहीं लेनी है, आप आजाद की तरह रहिए, आपको फैसले खुद के लेने हैं, खुद लीजिए। वीटो पावर आपके राष्ट्रपति के पास नहीं, हमारे पास होगी, हमारे गवर्नर जनरल के पास होगी। ये क्रिप्स मिशन हमें भेजा गया। अब आपके दिमाग में स्वतः ही बात आएगी कि भाई साहब ऐसी ऐसी बातें बोली हैं तो हमारा क्या रिएक्शन रहा होगा, साथ साथ नए संविधान में क्या क्या इन्होंने बातें बोली थी, थोड़ा वो भी जान लीजिए। कहा गया कि जो संविधान निर्माण करने वाली काउंसिल होगी ना,
वो संविधान को जिन प्रांतों को स्वीकार नहीं होगा वे भारतीय संघ से अलग हो सकते हैं। ये एक ऐसी बात भारत को बोल दी गई जिसकी वजह से भारत को लगा कि अंग्रेजों ने हिंट दे दिया कि यदि भारत टूटना चाहे तो टूट सकता है। आज आप पटेल साहब को आयरन मैन बोलते हैं इंडिया का, क्यों? क्योंकि असल मायने में वो इसी आदेश के विरुद्ध भारत को एक किए थे। सोचिए, अंग्रेजों ने तो अपनी तरफ से यह आदेश दे दिया था कि भारत का कोई भी राज्य अगर ये चाहे कि उसे स्वतंत्र रहना है वो स्वतंत्र रह सकता है। अगर कोई भी राजा ये चाहे कि उसे स्वतंत्र रहना है वो रह सकता है। विचार करिए, जिन अंग्रेजों ने 200 साल तक शासन हम सब पर एक साथ किया, और वो जो जब छोड़ के जा रहे हैं तो कह रहे हैं सब अपने अपने घर वापस जाओ, हमें कोई दिक्कत नहीं है। इस तरह से इन्होंने हमें ऑफर किया, ठीक है। और उन्होंने कहा जो स्वतंत्र हो रहे हैं वो अपना भी स्वतंत्र वो बना सकते हैं, संविधान बना सकते हैं, और देशी रियासत भी यही काम कर सकती हैं। पटेल साहब को यही तो बात पसंद नहीं आई थी कि यार तुम लोगों ने तो ये क्या कर दिया। और आप विचार करिए कि क्रिप्स मिशन और कैबिनेट मिशन चीजें जो थी अंग्रेजों की, अगर वो लागू हो जाती तो देश का हाल क्या होता, हम इतने टुकड़ों में टूटते जिसका विश्वास नहीं कर सकते। आप यकीन करिए कि ब्रिटिशर्स ने जिस तरह से हमारे साथ किया, उनका उद्देश्य था कि जब हम आए थे, जिस प्रकार से भारत भागों में विभक्त था, हमारे जाने के बाद भी ये उतने ही भागों में टूट जाए। इसलिए ब्रिटिशर्स कहते भी थे जब हमको छोड़कर गए कि देखते हैं कितने साल तक रह पाओगे एक साथ। भारत ने बहुतों की नींदें उड़ाई हैं इस 75 साल में। 75 साल में दुनिया में तो हमसे बहुत उम्मीदें यही थी कि हम बिखर जाएंगे, टूट जाएंगे, क्योंकि हमारे यहाँ इतने मतभेद हैं। लेकिन गर्व होना चाहिए आपको उस भारतीय संविधान पर जिसने हम सबको एक धागे में पिरो कर रखा हुआ है। संविधान की सर्वोच्चता जब तक बरकरार है, देश अखंड भारत बना रहेगा और टूटे हुए हिस्से भी इसमें आकर जुड़ जाएंगे। संविधान इतनी सर्वोच्चता लिए हुए है, इतनी शानदार चीजें उसके अंदर लिखी हैं, ठीक है। नवगठित संविधान निर्मात्री परिषद और ब्रिटिश सरकार सत्ता के हस्तांतरण, जातीय व धार्मिक अल्पसंख्यकों के हितों की रक्षा के मुद्दे को आपसी समझौते द्वारा हल करेंगे। ये दो हिंट ऐसे थे जिन्होंने पाकिस्तान के निर्माण की आधारशिला रख दी थी। यानी एक तरफ तो आप कह रहे हैं कि आप स्वतंत्र होकर अपना देश बना सकते हैं, और दूसरी तरफ आप कह रहे हैं कि निर्मात्री परिषद और ब्रिटिश सरकार बैठ करके धार्मिक मुद्दों और उनके हितों की रक्षा के लिए बातचीत करेंगी। तुम्हारे 200 साल में जो बातें रिजॉल्व नहीं हुई, तुम 2 दिन में रिजॉल्व कराने की बातें करते हो। दाढ़ी में तिनका है, चोर की दाढ़ी में तिनका है। ये जब बातें हुई तो इस पर तो फिर आपत्ति आनी ही थी। मुस्लिम लीग को आपत्ति इस बात पर हुई कि तुमने हिंट दिया है कि पाकिस्तान बनेगा, बोला नहीं है कि हम आजाद कर देंगे। कांग्रेस को आपत्ति इस बात की हुई कि तुमने तो हमारे देश को तोड़ने की बात कर दी, और जहां तक बात है देश की आजादी की, हम तो पूर्ण आजादी चाहते हैं, तुम डोमिनियन स्टेटस की बात कर रहे हो। और दूसरा कह रहे हो कि आप अपनी तरह से जिसको जैसे रहना है वैसे रह लो। तो गांधी जी ने क्रिप्स मिशन को पोस्ट डेटेड चेक कहा कि ये एक ऐसा चेक इन्होंने हमें साइन करके दे दिया है कि जब पैसे होंगे तब तुम इसे लगा देना, अदरवाइज तुम इस पे चेक को बैंक में मत लगाना। क्या करेंगे हम इस बात का? इससे गांधी जी त्रस्त होकर करो या मरो का नारा दिए। उसके बाद आया कैबिनेट मिशन, जिसके बारे में कल पढ़ेंगे, क्योंकि यहीं से आप लोगों के सामने संविधान सभा शुरू हो जाएगी। मेरे प्यारे साथियों, आपसे एक छोटी सी गुजारिश है, यहां के आगे का पूरा कंटेंट मैं अब आप लोगों को अपलोड करा रहा हूं। आपको ये वीडियो के बगल में डाउनलोड वीडियो के ऑप्शन में मिल जाएगा। यहां पर कुछ फैक्ट्स दिए गए हैं जिन्हें मैं नहीं पढ़ाऊंगा। क्यों नहीं पढ़ाऊंगा? क्योंकि मुझे परीक्षा नहीं देनी है, आपको देनी है। तो आप क्या करेंगे सर, मैं आपसे टेस्ट लूंगा, क्लास के अंदर ही इन सवालों को पूछूंगा। जैसे क्या सवाल पूछूंगा? आपसे सवाल पूछा जाएगा, संविधान सभा के अंदर महिलाओं की संख्या बताइए, सुचेता कृपलानी भारत की पहली मुख्यमंत्री उनमें से बनी। इन सब के बारे में वन लाइनर फैक्ट्स दिए हैं मैंने लिख करके। ऐसे ही यहां पर राजस्थान के जितने भी सदस्य थे उनके नाम पूछे जाएंगे। कैसे पूछूंगा? संभव है मैं पूछ सकता हूं, बताओ भरतपुर से कौन था, बताओ बीकानेर से कौन था, बताओ राजस्थान से कौन था, जयपुर से कौन था, जोधपुर से कौन था। इस प्रकार से संविधान सभा के अंदर कहां से कितने लोग थे, आपको ये फैक्ट याद करके आने हैं। स्वतंत्रता के बाद की संविधान सभा क्या थी, इसके अंदर पहली बैठक कब हुई, हालांकि ये सब बातें मैं समझाऊंगा। कौन सी वाली? कार्य प्रणाली वाली बात। लेकिन
इसके जो फैक्ट्स हैं, कौन सी बैठक कब हुई, क्या हुई, ये आपको याद करना पड़ेगा। ये जो तथ्य लिखे हुए हैं ना, क्या था, ये मैं समझा दूंगा, ठीक है। फैक्ट याद करना आपकी जिम्मेदारी है। ये कंटेंट पूरा मैं आपको अपलोड करवा रहा हूं, कृपया करके उसे बखूबी देख लीजिएगा। बताइए, आपको अपनी तरफ से चीजें अगर समझ में आई हो तो एक बार थम्स अप कर दीजिए, कोई परेशानी हो तो हमें बता दीजिए। तुषार वर्मा, लव यू भैया, लव यू। क्वालिटी के A4 डलवा दीजिए। एक बालक बोल रहे हैं कि सर आप केवल आरएएस के लिए ही इंटरेस्टेड हैं। बेटा आरएएस का ही बैच है ना ये, तो आरएएस के लिए इंटरेस्टेड रहूंगा। बैच आरएएस का है, ठीक है। तो जिन्हें भी इनके प्रॉपर नोट्स जेरोक्स करवाने हैं, फिर से बोल रहा हूं, आपके वीडियो में लिंक दिया हुआ है, मतलब बाहर जाइए और एप्लीकेशन पर जो नोट्स वाला ऑप्शन है वहां जाकर के नोट्स अपने लिए ऑर्डर कर दीजिए। ये सारी चीजें आपको वहां पर मिल जाएंगी, ठीक है। क्लियर। एज इट इज नोट्स है, मतलब जो यहां लिखा हुआ है वही हमने अपने नोट्स में डलवाया हुआ है। यही सेम काम इंग्लिश वालों ने किया है, यही सेम काम हिंदी वालों ने, यही सेम काम है साइंस एंड टेक्नोलॉजी ने, मैथ्स एंड रीजनिंग ने, सब ने इसी तरह से। क्योंकि वो मेरी तरह पीपीटी से नहीं पढ़ाना चाहते, उन्हें हाथ से पढ़ाना पसंद है, इसलिए वो लोग हाथ से पढ़ा रहे हैं, ठीक है। हमारा काम, क्योंकि मैं तो बहुत समय से यूट्यूबर हूं, ऑनलाइन में बहुत लंबे समय से हूं, वो सारे टीचर ऑफलाइन के टीचर हैं। ऑफलाइन के टीचरों को पीपीटी से पढ़ाने में थोड़ी दिक्कतें, तकलीफ होती है, उन्हें थोड़ा सा सेटिंग नहीं बैठती। सेटिंग नहीं बैठती तो मैंने कहा सर आपको जैसे पढ़ाना है आप पढ़ाएं, तो वो लोग वैसे पढ़ा रहे हैं, है ना, ठीक है। कुछ बच्चे गलत कमेंट करते हैं, उनको ब्लॉक करवाइए सर। महावीर प्रसाद बेटा, मैं कुछ दिन और बर्दाश्त करूंगा। क्या होता है ना, भगवान श्री कृष्ण ने, वो किसका गलती था जिसका वो भरता जा रहा था, शिशुपाल था क्या था, जिसकी गलतियों का वो भरता चला जा रहा था, घड़ा, कि हाँ भाई अब तेरी गलतियां क्रॉस हो गई, क्रॉस हो गई, क्रॉस हो गई, क्रॉस। कुछ बच्चों को क्या लगता है कि यूट्यूब है, क्योंकि उन्हें असल में यूट्यूब की आदत है कि यूट्यूब पर तक कुछ नहीं होता, किसी भी नाम से क्लास में बैठ जाओ। उन्हें नहीं पता है मुझे एक एक के बारे में, उनका फोन नंबर, उनका बैंक अकाउंट नंबर, उनका एड्रेस सब पता है। बोले हमने तो एड्रेस गलत दिया था। ये बैच तो खरीदा था ना मेरे भाई, तो अकाउंट नंबर आपका उसमें मेंशन्ड है। अकाउंट नंबर जिनका मेंशन्ड है उनका बैंक से डिटेल हमारे पास ऑलरेडी है। इसका मतलब समझ रहे हैं आप, कि मैं किसी को भी जिस दिन चाहूंगा, या तो उसके घर वालों को इन्फॉर्म करके, या फिर उस बच्चे को स्वतः ही इन्फॉर्म करके कि भैया आज से तुम्हारा और हमारा खत्म होता है मामला, वो सब चीजें करने की स्थिति में हूं। बट एक बार के लिए वो घड़ा भरता जा रहा है, क्योंकि मुझे मालूम है बहुत सारे टीचर्स की क्लास में कुछ बच्चे लगे रहते हैं कमेंट के अंदर, कुछ ना कुछ कमेंटबाजी के अंदर। उन्हें लगता है यूट्यूब की क्लास चल रही है, तो उनका इलाज है अपने पास, चिंता मत करिए, है ना। किरण प्रजापति, नोट्स बाय नहीं कर सकते, अदर टीचर नोट्स नहीं लिखवाते, हम नोट्स कैसे बनाएं। तो बेटा क्लास खत्म होने के बाद, क्लास पूरी होने के बाद आप अपने नोट्स पॉज कर करके बनाइए, ठीक है बेटा। अलका कुमावत लिख रही है सर सब्जेक्ट स्पेसिफिक कर दीजिए ना नोट्स। सब्जेक्ट स्पेसिफिक नोट्स हम लोग करेंगे, क्योंकि हम लोगों का क्या है ना, अभी पूरा बंच जो हमने तैयार किया है वो निकलवा रहे हैं। एक बार में ये हमारे ऊपर पहाड़ जैसा काम है, ये पूरा हो जाए, फिर सब्जेक्ट स्पेसिफिक भी हमारे दिमाग में है, इंग्लिश मीडियम के नोट्स भी दिमाग में है। इतने शानदार नोट्स तैयार हुए हैं, तो वो तैयारी के साथ ही हैं, वो भविष्य में मिलेंगे भी, है ना, ठीक है। कंटेंट अभी ही अपलोड कर दीजिए, बिल्कुल अभी की अभी अपलोड करवा रहा हूं, ठीक है। 500 रुपए वाले नोट्स क्या हैं ज्योति, बेटा जो हमारे सारथी बैच था ना, जो मेरा खुद का फाउंडेशन बैच चलता है, उनको ज्योग्राफी के नोट्स चाहिए थे अलग से। जो आपके पास में आपके जो 4,000 रुपए का बंडल है ना, उसमें से केवल ज्योग्राफी का नोट्स उन्हें अलग से चाहिए था। तो उनके लिए मैंने ज्योग्राफी अलग से निकाली है, क्योंकि कुछ बच्चे केवल ज्योग्राफी, क्योंकि ज्योग्राफी मैंने पढ़ा रखी है इसलिए उन्हें चाहिए थी, तो इसलिए उनके लिए वो अलग से निकाला है। हालांकि आपके बंडल में वो शामिल है, आपका जो बंडल बन के आ रहा है उसमें वो चीज शामिल है, ठीक है। हर्षित, मैं इंग्लिश मीडियम से हूं, मैंने नोट्स परचेज कर लिया है, मैं उनका पढ़ना। बेटा क्लासेस शुरू होंगी, आप चिंता ना करें, है ना।
राणा एस लिख रहे हैं, हम कर्नाटक से हैं, आप बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। थैंक यू राणा, थैंक यू सो मच बेटा। चलिए, थैंक यू सो मच, अपना ख्याल रखिए, अभी अगली क्लास की तैयारी करिए, दूसरे टीचर भी आएंगे, तब तक आप खाना पीना खाइए, मस्त रहिए, बिंदास रहिए, बाय बाय। निशान सर, अपना ऐप मैकबुक के लिए नहीं है, हो रहा है उसमें सपोर्ट। बेटा ये विंडो एप्लीकेशन के लिए है ना? जो एप्लीकेशन हमने लैपटॉप पे दिया है वो विंडो पे दिया है, मैकबुक पे नहीं।